नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पंचायती राज्य मंत्री के बेटे की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। शादी समारोह में किसी भी मेहमान ने मास्क नहीं लगाया। मंत्री भूपेंद्र चौधरी के यहां कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मुरादाबाद में यह शादी आयोजित की गई थी। 100 लोग आमंत्रित किए गए थे। न्यूज़ वन इंडिया के पास शादी समारोह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या मंत्री जी और उनके परिवार को कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में मालूम नहीं था। तस्वीरों में काला चश्मा और क्रीम कलर का सूट पहने रितेश गुप्ता हैं। गेरुआ वस्त्रधारी गीता जी हैं और SC/ST आयोग के सदस्य हैं। दूल्हे के पीछे सफेद शर्ट पहने गोपाल अंजान हैं और खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं गोपाल अंजान। दूल्हे के पीछे सफेद जैकेट वाले हैं विशेष गुप्ता बाल संरक्षक आयोग के अध्यक्ष हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में तमाम सवाल करती हैं। तो ये बड़ी खबर मुरादाबाद से आप देख रहे हैं। ये शादी समारोह की तस्वीरें हैं। मंत्री भूपेंद्र चौधरी की, पंचायती राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये देखिए, हम आपको अलग अलग चेहरे भी दिखा रहे हैं और उन चेहरों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन इस शादी में सम्मिलित हुआ है। सभी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना हाहाकार मचा रहा है पूरे देश में और सबसे ज्यादा बुरे हालात लखनऊ में है। सबसे ज्यादा बुरी हालत अगर कहीं है तो यूपी में है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर मंत्री जी के यहां पर यह सब हो रहा है। तो गेरुआ कुर्ता पहने हुए जो आप देख रहे हैं महिला, वो गीता जी हैं, सदस्य SC/ST आयोग की। उसके साथ ही गोपाल अंजन आपको दिखेंगे, उपाध्यक्ष खादी बोर्ड के, और उनके पीछे विशेष गुप्ता, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग के। तो ये सभी वो लोग हैं जो अहम पदों पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके ऐसी लापरवाही क्यों बरतते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार सवाल कर रहा है और हमने इससे पहले भी अपने एक बुलेटिन में ये पूरी खबर प्रमुखता से उठाई और बीजेपी नेता से भी सवाल किया। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ में जुड़े, इसी के साथ में SP प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े। विपक्ष तो सवाल कर ही रहा है, लेकिन हम भी सवाल कर रहे हैं कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री देखिए संक्रमित होने के बावजूद भी रोजाना मीटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से समीक्षा कर रहे हैं और तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं, अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं और पूरे देश में क्या हालात बन गए वो हम देख रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके एक पंचायती राज्य मंत्री ये कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों तस्वीरों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे दो अलग अलग लोग, अलग अलग प्रतिक्रिया उनकी देखिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आज भी बैठक कर रहे हैं, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। अपील बेअसर हो रही है। ये अपील बेअसर इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हीं की सरकार के मंत्री ये बात नहीं मान रहे हैं, वो नहीं समझने को तैयार हैं। तो आम जनता से आप क्या उम्मीद करते हैं? आप एक नजीर पेश करते हैं, एक लाइन आप खींचते हैं जब आप सरकार में होते हैं, लेकिन अगर आप ही धज्जियां उड़ाएंगे कानून की, नियमों की, तो आप आम जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या आपके लिए नियम कायदे नहीं है? आप नियम कायदों से ऊपर हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के जरिए हम सवाल कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। जब आम जनता ऐसी तस्वीरें देखती है तो वो सबसे पहले यही सवाल करती है, क्या जो नियम कायदे बनाए जाते हैं वो सिर्फ आम जनता के लिए बना दिए जाते हैं, सिर्फ वोटर्स के लिए होते हैं, जो वोट करते हैं अपनी सरकार चुनते हैं, आपको मंत्री बनाते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं नियम कायदे, या फिर आप अपने मंत्रियों के लिए भी ये नियम कायदे बनाते हैं? अब देखना यह है कि इसमें सरकार क्या फैसला लेती है, कैसे इन पर कार्रवाई करती है। क्योंकि भले ही हाथों में मास्क आपको दिखाई दे, लेकिन किसी के चेहरों पर मास्क नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली से खबर बताते हैं जहां पर अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में कोविड मरीज तड़पता रहा। मरीज को अस्पताल से बाहर निकालकर लाया गया। एम्बुलेंस में बीमार पति को लेकर भटकती रही ये बेबस पत्नी। अस्पताल में बेड खाली नहीं होने का हवाला दिया है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के। बेड होने के सारे दावे फेल हैं। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज की
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीर देखिए आप, हृदय विदारक तस्वीर है। एक बार सुनिए भी आप कैसे चीख पुकार मची हुई है। ये हॉस्पिटल है रोहड़खंड मेडिकल कॉलेज का, ये हालात है। ये एम्बुलेंस में पेशेंट भी है जो कोविड पॉजिटिव है। देखिए तस्वीरें आपको रुला देंगी, डरा देंगी कि हालात इतने बुरे हो चुके हैं और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आप देखिए कि ताला लगा दिया है, चेन से गेट को बंद कर दिया है ताकि अंदर ना आने पाए। उस पत्नी की चीख को आप सुनिए जिसका पति इतना बीमार है, वो एक एक सांस गिन रहा है, अंतिम सांस अपनी ले रहा है। डॉक्टर का काम है, अस्पताल का काम है कि उसकी सांसें उसे वापस दे, इलाज करे, लेकिन देखिए ये लापरवाही की तस्वीरें बरेली की हैं। हमारे सहयोगी अयाज खान जुड़ गए हैं हमारे साथ में। अयाज, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या प्रशासन को ये तस्वीरें दिखाई दी और प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई अस्पताल प्रशासन पर की है, और आखिर क्या कारण है? कम से कम अंदर तो लिया जा सकता था, बेड की व्यवस्था आप बाद में कीजिए, इतनी बर्बरता अस्पताल प्रशासन ने आखिर क्यों दिखाई? जी, ये रोहड़खंड मेडिकल कॉलेज का मामला है, अस्पताल का। यहाँ पे सबसे अहम बात ये है कि प्रशासन दावे कर रहा है हमारे पास बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जितनी भी हैं, लेकिन ये हकीकत बयां कर रहा है। रात के 2 बजे का मामला है। एम्बुलेंस कई लाइन से देख सकते हैं आप, वीडियो में खड़ी हुई है, जो ताला लगा दिया गया गेट पे। पहले लिया गया जब कहा गया कोरोना का है कि बेड हमारे पास उपलब्ध नहीं, उसे गेट के बाहर कर दिया गया। अमानवीय चेहरा अस्पताल का ही सामने अंदर लेना चाहिए था, उसका इलाज करना चाहिए था, ट्रीटमेंट जिस तरीके से भी होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं पोल खुलती नजर आ रही है। प्रशासन के और सरकार के जो भी दावे हैं यहाँ कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे कुछ और ही दिख रहे हैं। तो ये देखने वाली बातें हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो बेड की उपलब्ध को कह करके नहीं है कि अस्पताल में, तो उन्हें वापस कर दिया गया। और जो उनकी पत्नी है वो रो रही है वहां पे उसे लेके। बिल्कुल बुरी स्थिति है। अभी तक किसी तरीके का कोई प्रशासन की ओर से तो ये कौन सा तरीका है? अस्पताल में बेड नहीं है, आप मुहैया कराइए, कोशिश कीजिए। हम बाकी जगहों पर भी तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन ये कौन सी तस्वीर है कि आप बाहर निकाल दीजिए एम्बुलेंस को, गेट बंद कर लीजिए। जरा उस पत्नी के बारे में सोचिए, क्या बीत रही होगी उस पत्नी पर जिसका पति एक एक सांस गिन रहा है, कब जाने मौत आ जाए उसको भी नहीं पता। ये अहम बात है, ये गेट पे ताला लगाना, अस्पताल के ताला लगाना और बाहर खड़े कर देना, जिसमें भी रो रही है, बिलख रही है, यहाँ पे अंदर लीजिए, इलाज कर लीजिए। जो स्थानीय लोग वहाँ पे खड़े थे उन्होंने इस चीज का वीडियो बनाया और इसे वायरल किया, तब ये बात सामने आ पाई। नहीं तो ये बात बहुत सी ऐसी है जो बरेली अस्पताल के मेडिसिन बहुत सी ऐसी जो गेट पे पड़ी हुई मिल रही है, कोरोना से संबंधित पीपी किट हो गई और भी बहुत सी ऐसी लापरवाही लगातार बरेली में सामने आ रही है। लेकिन प्रशासन की ओर से या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई ठोस नहीं हो रही है जिससे अस्पतालों पे किसी तरीके से अंकुश लग सके और इलाज हो सके, बेहतर इलाज मिल पाए। मजबूरी हालांकि सबके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवीय चेहरा तो सामने आना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ धरातल पे कुछ और है और कागजों में और भाषणों में कुछ और दिखाई देता है। जिला प्रशासन से सवाल किया गया इस पूरी घटना को लेकर, डीएम को ये पूरी वीडियो दिखाई गई हो, स्वास्थ्य विभाग को ये वीडियो दिखाई गई हो कि आखिर ये आपकी निगरानी में हो क्या रहा है? ये सच्चाई तो ये है, सुबह से कई बार हम कॉल लगा चुके हैं, लेकिन किसी तरीके ना फोन रिसीव किया जा रहा है, ना उस पर व्हाट्सएप पे जवाब दिया जा रहा है, ना किसी तरीके का कोई भी जवाब देने को, ना सीएमओ, ना डीएम की यहाँ से, ना किसी की यहाँ से कोई किसी तरीके का जवाब नहीं मिला। हालांकि ये कहा जा रहा है कि संज्ञान में आएगा तब कार्रवाई होगी सूत्रों के माध्यम से, लेकिन अभी तक किसी तरीके की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना चलिए, आप नजर बनाए रखिए और आप लगातार सवाल करते रहिए जिला प्रशासन से, जैसे कोई अपडेट होता है आपके पास आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बरेली में ये अमानवीय चेहरा अस्पताल प्रशासन का सामने दिखाई दिया है। गेट पर ताला लगा दिया गया है और एम्बुलेंस को बाहर कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता दें, जहां पर अस्पताल की मंजिल से एक युवक ने, कोरोना मरीज ने कूदकर जान देने की कोशिश की है, आत्महत्या कर ली है। नोएडा सेक्टर 27 के कैलाश अस्पताल की ये पूरी घटना है। तो नोएडा से खबर आप देख रहे हैं, अस्पताल की छत से कोरोना मरीज कूदा है और उसकी जान चली गई है। छत से छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। नोएडा सेक्टर 27 के कैलाश अस्पताल का यह पूरा मामला है। तो अस्पताल की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या की है इस कोरोना मरीज ने। नोएडा सेक्टर 27 के कैलाश अस्पताल की ये पूरी घटना है। तो कोरोना किस तरीके से हावी होता जा रहा है, लोगों की मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही है, अकेले पड़ जाते हैं, इस तरीके से परेशान होते हैं और कुछ लोग ऐसे कदम भी उठा लेते हैं।
तो ग्रेटर नोएडा से खबर आप देख रहे हैं। अस्पताल की छत से कोरोना मरीज कूदा है, उसकी जान चली गई है। अस्पताल की छत से छलांग लगाकर इसने आत्महत्या कर ली है। कोरोना पेशेंट था ये शख्स, अस्पताल की मंजिल से कूदता है और इसकी जान चली गई है। तो हैरान कर देने वाले मामले अब कोरोना के सामने आ रहे हैं, जो डराते भी हैं, क्योंकि ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी शख्स इतना परेशान हो जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, इसीलिए कोरोना पेशेंट के साथ बातचीत करते रहना बेहद जरूरी है, मनोबल बढ़ाते रहना बेहद जरूरी है। नोएडा सेक्टर 27 की पूरी घटना है। कैलाश अस्पताल का यह पूरा मामला है, जहां पर अस्पताल की छत से कोरोना मरीज कूदा है। तो ये खबर नोएडा से आप देख रहे हैं। नोएडा सेक्टर 27 के कैलाश अस्पताल का ये पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा अस्पताल की छत से ये कोरोना मरीज कूदा है। प्रिया हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में मिल पाई है? अस्पताल प्रबंधन क्या कह रहा है और क्या वो सिर्फ अकेले उस वार्ड में मौजूद था जो ऐसा कदम उठा लिया? किसी को आसपास भनक तक नहीं लगती है? रोकने की कोई कोशिश नहीं करता? जी मैडम, बिल्कुल अस्पताल प्रशासन अभी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह मरीज लगातार परेशान था और ऐसा कहा जा रहा है कि उसको कोई आराम भी नहीं मिल पा रहा था। कोविड की बीमारी से वो जूझ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में भी था। वहीं अगर उनके परिजनों की हम बात करें तो परिजन बिना बताए ही शव को वहां से ले गए हैं। किसी तरह की कोई कंप्लेंट भी उन्होंने दर्ज नहीं कराई है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार प्रशासन अब क्या करता है, क्योंकि लगातार कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं। अगर हम कैलाश हॉस्पिटल के सामने की स्थिति देखेंगे तो बहुत मरीज ऐसे हैं जो एडमिशन के लिए ही तड़प रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग फिर टेंशन और डिप्रेशन का भी शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नोएडा सेक्टर 27 की पूरी खबर देख रहे हैं। हमारे सहयोगी ने भी इस बात की जानकारी दी कि मरीज को कोई आराम नहीं लग रहा था। शायद यही कारण था कि इस तरीके से उसने ये कदम उठाया। नोएडा के सेक्टर 27 की पूरी घटना आप देख रहे हैं। हैरान करने वाला ये मामला कैलाश अस्पताल से सामने आया है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरीके के पहले भी और मामले कोविड के सामने आते रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी जो न सिर्फ शारीरिक तौर पर शख्स को परेशान करती है बल्कि मानसिक तौर पर भी उसे एकदम अकेला कर देती है। धैर्य टूट जाता है और उसके बाद कई बार शख्स ऐसे कदम भी उठा लेता है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए, कैलाश अस्पताल है सेक्टर 27 का, नोएडा का, और वहां इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरी घटना यहां हुई है जहां पर एक कोविड मरीज अस्पताल मंजिल से छलांग लगा लेता है और उसके बाद में उसकी जान चली जाती है। बताया जा रहा है कि उसे आराम इतने दिनों से नहीं मिल रहा था, शायद यही कारण कि उसने ये कदम उठाया। खबर रामपुर से, जहां पर प्रधानी चुनाव की रंजिश में फायरिंग हुई है। पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान पक्ष के समर्थकों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, पत्थरबाजी हुई है, अवैध राइफलों से फायरिंग हुई है। 2 लोग घायल हुए हैं। 26 नामजद समेत 10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोतवाली टांडा क्षेत्र के महुआ खेड़ा गांव का यह पूरा मामला है। तस्वीरें देखिए आप, रामपुर की तस्वीरें हैं जहां पर चुनावी रंजिश में कैसे लाठी डंडे चलते हैं, एक दूसरे पर पत्थर चलाए जाते हैं। 26 नामजद समेत 10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अवैध राइफलों से फायरिंग में 2 घायल भी हुए हैं। कोतवाली टांडा क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो प्रधान चुनाव के लिए इस तरीके से विवाद होता है कि एक दूसरे पर गोली चलाने से भी नहीं चूकते, इस तरीके से एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं। तस्वीरें आप देखिए, रामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 26 नामजद समेत 10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले में कोतवाली टांडा क्षेत्र के महुआ खेड़ा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर चुनाव
पंचायती चुनाव को लेकर दो पक्षों में इस तरीके से संघर्ष होता है। तो रामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी तस्वीरें कुछ और जिलों से भी सामने आई थी जहां पर पंचायती चुनाव में इस तरीके से एक दूसरे पर फायरिंग की गई है। सबसे बड़ा सवाल, इनके पास में ये बंदूकें कहां से आती हैं और क्या प्रशासन को ये तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही हैं? चुनाव जो कंडक्ट कराते हैं, जो अधिकारी वहां पर मौजूद है, क्या उन्हें ये तस्वीरें नहीं दिखाई दी हैं? किस तरीके से अब ये कार्रवाई की जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़े सवाल हैं कि अक्सर पंचायत चुनाव में ऐसी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारियां क्यों नहीं की जाती हैं? तो रामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व प्रधान और प्रधान के बीच में इस तरीके से संघर्ष होता है। केपी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। केपी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि वायरल वीडियो अपने आप सब कुछ बयां कर रही है, किस तरीके से एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाए जाते हैं, फायरिंग तक की जाती है। केपी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जाएंगे अपने सहयोगी के पास में, इस खबर को लेकर और जानकारी उनसे लेंगे। रामपुर से खबर आप देख रहे हैं। पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान पक्ष में यह मारपीट होती है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलते हैं, पत्थरबाजी होती है और अवैध राइफलों से फायरिंग में 2 लोग घायल भी हुए हैं। 26 नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर पूरे मामले में कर ली गई है। खबर रायबरेली से है, जहां पर धारदार हथियार से वृद्ध दंपत्ति की हत्या की गई है। अज्ञात बदमाशों ने वृद्ध दंपत्ति को मौत के घाट उतारा है और डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। भदोखर थाना क्षेत्र के देदानी गांव का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर रायबरेली से आप देख रहे हैं, जहां पर वृद्ध दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। पुलिस पूरी मामले की जांच में जुट गई है। भदोखर थाना क्षेत्र के देदानी गांव का यह पूरा मामला है। रायबरेली की खबर है। धारदार हथियार से वृद्ध दंपत्ति की हत्या कर दी जाती है। आखिर किस कारण इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है, अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तो रायबरेली की खबर आप देख रहे हैं। पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। भदोखर थाना क्षेत्र के देदानी गांव में एक वृद्ध दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। कारण क्या होता है, अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। ये थाना भदोखर में देदानी गांव पड़ता है। यहाँ एक गोपी शंकर तिवारी करके हैं, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी और इनकी पत्नी जिनकी 65 वर्ष उम्र थी। इनके घर में ही इन दोनों की बॉडी मिली है। महिला के गर्दन पे चोट के निशान हैं। संभवतः किसी कुल्हाड़ी से इन पर वार किया गया है और जो पुरुष हैं उनके गले में लिगेचर मार्क है। फंदा उनके गले में उसके मार्क प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं। जो कुल्हाड़ी जिसका उपयोग किया गया है वो भी घर की ही थी और घर में ही पड़ी हुई मिली है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम और अन्य हमारी टीमें मौजूद हैं। साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और तदनुसार। और हमारे यहाँ गांव में एक घटना घटी हुई है। गोपी शंकर तिवारी हैं, उम्र लगभग 65 साल और उनकी पत्नी हैं उनका भी निर्मला देवी, उनकी उम्र लगभग 62 साल है। दोनों लोगों का मर्डर हो गया है और यहाँ एक लोगों का तो गले में रस्सी कसने से शायद हुआ है और दूसरे एक मतलब जो निर्मला देवी उनके गले में कुल्हाड़ी से वार किए गए हैं। कब पता चला आप लोगों को? हमको सुबह लगभग 6:15 बजे गांव के लोगों ने बताया, तो हम यहाँ आए तो घटना को देखा। उसके बाद पुलिस को अवगत कराया। पुलिस अपना कार्य कर रही है। इनका लड़का कोई पुलिस नहीं? इनका लड़का एक होमगार्ड में है, यहाँ एसपी। यहाँ पे आकस्मिक घटना रात में हुई जो डबल मर्डर में मालूम पड़ती है। डबल मर्डर है। एक लोग का गला कसने से हत्या हुई है, दूसरे लोग की धारदार हथियार से गले में हत्या वार किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। गांव के ब्राह्मण समाज के लोग गोपी शंकर की।
कोरोना काल में समाजसेवी संगठन भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बने एक गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन के लिए भटक रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की है, जो बेहद सराहनीय कदम है। गुरुद्वारे की इस पहल से ऑक्सीजन के लिए भटक रहे लोगों को काफी राहत मिलेगी और कई जिंदगियां भी बचाई जा सकेंगी।